माय नेम इज़ निवेश कश्यप, आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज़ चल रहा है DULLB 2023 के लिए। तो फर्स्ट 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख लो, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है वहीं से स्टार्ट होता है बनना, ठीक है। तो उसको आप देख लो, और वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जाके देख लो। ये हमारा जो है सेकेंड टॉपिक है, लेकिन लेक्चर नंबर 3 है। तो लेक्चर नंबर 3 में हम करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसकी पूरी कहानी यहाँ पे देखेंगे। उसके मेंबर्स कैसे थे, कौन थे, उन्होंने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जैसे ही कोई भी लेक्चर हम करते हैं ना यहाँ पे, तो उसके बाद इसका जो क्वेश्चन है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, ताकि आपका जो रिविज़न हो जाए, प्रैक्टिस, ठीक है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स, निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स, ठीक है। इसको सर्च करोगे आप टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा, ट्यूटोरियल्स DULLB, इस तरीके से आपको मिलेगा ये। तो जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, जैसे थर्ड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर खत्म होगा, तो इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन होगा वहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्विज के फॉर्म में, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो असेंबली था, मेंबर्स के, जहाँ पे मेंबर्स बैठते थे, जैसे पार्लियामेंट की तरह था ये भी, ठीक है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, ठीक है, उसके प्रोविजंस को डिस्कस किया गया, वहाँ पे फ्रेम किया गया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रोसीजर था इसी असेंबली के थ्रू हुआ था, तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। 389 मेंबर्स का असेंबली था टोटल, ठीक है। तो इसमें काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें फैक्ट्स ही फैक्ट्स भरा हुआ है, आपको याद रखना है डेट एंड ईयर, ठीक है। जहाँ पे समझने का होगा वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ से बनता है, ठीक है, ये टू द पॉइंट है। द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन December 9, 1946, ठीक है। सवाल आता है एग्जामिनेशन में, आप देखोगे प्रीवियस ईयर में भी, कि फर्स्ट मीटिंग जो है कब हेल्ड किया गया था, कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो ठीक है, डायरेक्टली आपको ईयर पूछेगा 1946, 1947, 1948, इस तरीके से। तो आपको डेट भी याद रखना है, December 9, 1946, ठीक है। जिसका मैं डेट बोलता हूँ याद रखने के लिए, वो आपको याद रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अटेंडेड बाय 211 मेंबर्स, ये आपको याद नहीं रखना कितने मेंबर्स ने अटेंड किया, कितने ने नहीं किया। लेकिन आपको बता दूं, इनका जो स्ट्रेंथ था 389 था, लेकिन 211 मेंबर्स सिर्फ अटेंड करते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या था कि मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे उन्होंने अटेंड नहीं किया था, 73 मेंबर्स थे, और प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर ने अटेंड नहीं किया था, ठीक है। तो इसलिए जो मेंबर्स अटेंड किया था टोटल, उन्होंने फर्स्ट मीटिंग में, तो 211 मेंबर्स ही थे। उसके बाद आते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर। इस पर भी डायरेक्टली सवाल आता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो 2 तरीके का प्रेसिडेंट यहाँ पे सेलेक्ट हुआ था। एक टेम्पररी प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया था, और वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ओल्डेस्ट मेंबर। और ये जो नोशन है ना कि ओल्डेस्ट मेंबर ही प्रेसिडेंट होगा, ये कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से, फ्रेंच प्रैक्टिस था ये, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और जो परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पे किन्हें चुना गया था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में टेम्पररी पूछता है, अगर आपसे सिर्फ फर्स्ट पूछता है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो आप सच्चिदानंद सिन्हा लगाओगे, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट, तब आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाओगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर फर्स्ट सिर्फ हुआ तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि फर्स्ट उन्हें ही सेलेक्ट किया गया था, इलेक्ट किया गया था। और इसके वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो 2 लोगों को सेलेक्ट किया था, एक वाइस प्रेसिडेंट नहीं था, 2 थे, और दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोनों का नाम ये है, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, HC मुखर्जी एंड VT कृष्णामाचारी, ठीक है, ये नाम है, ये आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। मैं जैसे ही क्वेश्चन डालूंगा टेलीग्राम पे तो रिवाइज हो जाएगा आपका, टेंशन मत लो, ठीक है। कोशिश करो कि याद रहे आपको। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट माइलस्टोन एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसमें क्या है कि जो इसमें ये बताया गया कि कब जो है, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है बताऊंगा कि कब है जो डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रखा गया फर्स्ट टाइम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो फर्स्ट टाइम जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो कब आया था, तो था 90 जो था 1924 था। और स्वराज पार्टी किसने बनाया था? CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलके। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनी थी। ये हिस्ट्री का पार्ट है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन क्या होता है 1935 में क्या होता है, ये वापिस से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो जाती है स्वराज पार्टी, ठीक है। कुछ डिस्प्यूट की वजह से, ओपिनियन डिस्प्यूट की वजह से ये पार्टी बनाई गई थी, स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी डायरेक्टली आपसे हिस्ट्री में सवाल पूछता है कि स्वराज पार्टी को फॉर्म किसने किया था, तो CR दास, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। यह चीज़ आपको याद रखना है।
इसमें आइडिया के बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया आया था इनको, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कब फॉर्म हुआ था ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कब ये मर्ज हुए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो है, ठीक है, किसी एक इंसान ने जो आइडिया दिया, डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो वो थे 1934 में एम एन रॉय, ठीक है। ये डायरेक्टली आप पूछा जाता है, ये काफ़ी बुक में भी आपको मिलेगा और डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एम एन रॉय ऐसे इंसान थे जिन्होंने पुट फॉरवर्ड द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1934। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1935 में डिमांड किया गया कांग्रेस की तरफ से, हिस्ट्री में सब आएगा, ठीक है। 1938 में अगेन जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए फ्री इंडिया का, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, ये सब वगैरह वगैरह। ये उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए, बस एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। फिर आता है 1940। 1940 में जो है डिमांड एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल इन अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में क्या क्या है, 1940 का समझते हैं इसको थोड़ा सा। इसमें डिमांड तो चल ही रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, आप देख रहे हो कि 1924 से 1934, लेकिन 1935 में 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने भी डिमांड रखा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड को सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो कंसीडर किया गया वो था 1940, ठीक है। अगस्त ऑफर 1940, आप पढ़ोगे हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको मैं आगे। लेकिन ये डिमांड को कंसीडर क्यों करते हैं, ये डिमांड को मतलब एक्चुअली उनको कंसीडर किया, उन्होंने बोला यस मानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों उसके पीछे समझते हैं। आपको पता होगा कि 1939 में जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो चुका था और 1945 तक कंटिन्यू रहता है। तो 1939 से क्या होता है ना कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश जो एक मतलब हेडलाइन मतलब प्रमुख एक दावेदार था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लिए। एक तरफ ब्रिटिश थे, यूएसए थे, यूएसएसआर था, चाइना था, एक तरफ थे, ठीक है। और बाकी जापान एंड जर्मनी ये सब जो था दूसरे पक्ष में थे। तो क्या होता है कि बेल्जियम पे ना जैसे हिटलर का जो होता है कब्जा हो जाता है, तो और बेल्जियम जो किसका एलाई था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एलाई था। तो ब्रिटिश को डर होता है कि कहीं मतलब वो हारने की स्थिति में होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उनको इंडियंस का सपोर्ट जरूरी होता है। इंडियंस का सपोर्ट मतलब इंडियंस के फोर्सेस का सपोर्ट। इंडियन के फोर्सेस का सपोर्ट का मतलब यहाँ के जो लीडर्स हैं जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, ऐसे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनका सपोर्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को भी पता था कि यही टाइम है कि इनसे डिमांड किया जाए हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का और फ्रीडम का, ठीक है। लेकिन अगस्त ऑफर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को माना जाता है कि मिलेगा, लेकिन वो बात करते हैं डोमिनियन स्टेटस का। लेकिन डोमिनियन स्टेटस जो था बहुत पहले का कॉन्सेप्ट था, अभी इनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था, तो ये रिजेक्ट किया जाता है बाद में। उतना आपको ध्यान नहीं रखना, हिस्ट्री में हम कंप्लीट में पढ़ेंगे, ठीक है। अगेन देन 1942 में अगेन ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई करती है क्रिप्स प्रपोजल के थ्रू, ठीक है। ये भी किसी न किसी वजह से रिजेक्ट किया जाता है। अगेन डोमिनियन स्टेटस का रोल यहाँ पे आता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की बात करती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करती है लेकिन साथ में डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं होती वहाँ पे। तो यहाँ पे भी कंसीडर किया जाता है लेकिन वही रिजेक्शन। देन 1946 कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, एक्सेप्टेड बाय ऑल पार्टीज। और इसका मेंबर पूछा, हिस्ट्री में वैसे पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन एक बार देख लो कि इसमें पूछा जाता है सवाल में कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके मेंबर्स कौन कौन थे। तो फर्स्ट लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, एंड एवी अलेक्जेंडर वर इट्स मेंबर, ठीक है। ये यही क्रिप्स है जो क्रिप्स प्रपोजल जिन्होंने किया था उसी के नाम पे है ये। तो कंफ्यूज मत होना कि कैबिनेट मिशन प्लान में ये भी मेंबर्स थे, आपको याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्यों हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इसमें भी माना गया था, लेकिन ये रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उस टाइम तक क्या हो रहा था कि पाकिस्तान का जो डिवीज़न था ना, वो मुस्लिम लीग मतलब बार बार कहते थे कि अब टू नेशन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था वो स्टार्ट हो चुका था। तो उसकी वजह से क्या होता है कैबिनेट मिशन प्लान में वो एक तरफ मुस्लिम डिमांड कर रही थी कि 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए, एक मतलब इंडिया के लिए और एक पाकिस्तान के लिए, लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान को ये चीज़ पसंद नहीं आती और वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डिमांड था वो कब स्टार्ट होता है और कब वो पीक पे होता है। तो 1940 से जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे कंसिडर करना स्टार्ट कर देती है कि आप हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करो, लेकिन आप डोमिनियन स्टेटस में रहोगे, ठीक है। आगे जाके जैसे माउंट बैटन प्लान आएगा उसमें हम बात की जाती है कि हाँ इंडिपेंडेंस दे दो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उस टाइम तक वर्ल्ड वॉर ख़त्म भी हो चुका होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको बस समझाने के लिए बताऊँ, उतना इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं, बस
एक एम एन रॉय वाला इंपॉर्टेंट है 1934 में, और बाकी तो हिस्ट्री का पार्ट है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हिस्ट्री में हम कर लेंगे वो, अगर भी याद आता तो सही है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है आपको याद रखना है, बताया था कि इसमें फैक्ट्स आपको ज़्यादा मिलेगा देखने को। तो फर्स्ट है, जैसे फर्स्ट मीटिंग की बात करते हैं तो फर्स्ट सिटिंग तो 9 दिसंबर 1946, ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट टाइम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी डिस्कस करने के लिए। उसके बाद आता है 11 दिसंबर 1946, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ये भी डेट आप अगर याद रख सकते तो ये कर लो, लेकिन ईयर तो आपको याद रखना ही 1946। फर्स्ट सिटिंग भी 1946 में, और प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होता है 1946 में, 2 दिन के बाद। 13 दिसंबर 1946 को अगेन फिर से 2 दिन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यही जाके आगे क्या बनेगा हमारा प्रियम्बल, ठीक है, वॉज इंट्रोड्यूस बाय जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे सवाल आता है ना कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है किसने मतलब लाया था, ऑप्शन में दे देगा मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, कन्फ्यूज मत होना, जवाहरलाल नेहरू थे। और जो स्वराज पार्टी के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो थे मोतीलाल नेहरू, ये चीज़ आपको डिफरेंस याद रखना है। अब देखो 22 जुलाई 1947 को क्या होता है, हमारा नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक पार्लियामेंट की तरह एक्ट कर रही है, ऐसा समझो, ठीक है। ये भी डेट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। 15 अगस्त को पता है कि आपको 1947 में ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, और 14 अगस्त को पाकिस्तान को होता है, 15 को हमें होता है, ये चीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है, आपको पता होगा। 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम को अडॉप्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या फ्लैग होता है 1947 में ही, उसके 3 साल बाद क्या होता है, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम को हम अडॉप्ट करते हैं। ये चीज़ आपको टाइम लाइन याद रखना। सबसे पहले फ्लैग होता है 22 जुलाई 1947, एंड नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950। ये दोनों आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो ये आपको याद रखना है। बाकी 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फोर्स में आता है, और जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था वो कब हुआ था, 25 अक्टूबर 1951 से 52 तक। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस ईयर याद रखो कि 1951-52 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखो कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करते हैं, तो नवंबर 1946 अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, और इसका जो गठन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो किसके कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग हुआ था, ये सवाल भी आता है, आपको याद रखना है ये चीज़। और जो सारा प्लान है ना, वेवेल प्लान, माउंटबैटन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है, वो हिस्ट्री में जब करवाऊंगा आपको तो इन डिटेल करवाऊंगा। अभी बस याद रखो कि कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। स्ट्रेंथ अगेन क्या 389, लेकिन बताया था स्टार्टिंग में कि 211 मेंबर ही स्टार्टिंग में फर्स्ट सिटिंग में बैठते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था, वो रिप्रेजेंट नहीं हुए थे वहाँ पे, प्रेजेंट नहीं हुए थे, और प्रिंसली स्टेट्स के 93 मेंबर्स वो भी प्रेजेंट नहीं थे, और कुछ अदर मेंबर्स भी, इसी की वजह से जो होता है वहाँ पे 211 मेंबर्स ही थे। तो कंफ्यूज नहीं होना, 211 नहीं है, स्ट्रेंथ जब भी आपसे पूछा जाए तो 389 मेंबर्स है, ये चीज़ आपको याद रखना है। सीट एलोकेशन जो है ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी बता देता हूँ। डिवाइड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़, जो सीट एलोकेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, बेसिकली 3 कम्युनिटीज़ पे डिवाइडेड था, फर्स्ट मुस्लिम, सिख एंड जनरल। तो मतलब 3 कैटेगरी, मुस्लिम एक कैटेगरी, सिख, और बाकी जितने भी कास्ट रिलीजन थे वो जनरल में आते थे, ठीक है, सिर्फ मुस्लिम और सिख को अलग से रिकॉग्नाइज किया गया था, ये चीज़ आपको याद रखना है। वोटिंग मेथड क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये चीज़ आपको याद रखना है, इसको हम पॉलिटी में आगे पढ़ेंगे जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ाऊंगा आपको तो, ठीक है। मेंबर्स ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सवाल में आता है कि गांधी जी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे या नहीं, उसमें मेंबर्स थे या नहीं, तो इसका आंसर है नहीं। महात्मा गांधी वॉज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी बहुत एक प्रोमिनेंट लीडर्स में से एक थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। बाकी फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, अगेन बताया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जस्ट ये था कि अभी का जो हमारा प्रियम्बल है ना, वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जिसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो 13 दिसंबर 1946 को जो है असेंबली में जवाहरलाल नेहरू जो है मूव करते हैं हिस्टोरिक रेजोल्यूशन, ठीक है, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी बोलता है, बाद में आके जो है हमारा ये प्रियम्बल बनता है, यही है हमारा प्रियम्बल एक्चुअली। ये क्या कंटेन करता था, ये सवाल आता है, ये इंपॉर्टेंट है कि इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में किस चीज़ के बारे में बात की गई थी। तो इट कंटेन द फंडामेंटल्स एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर होगा उसका जो फंडामेंटल बेसिक है, ठीक है, और उसका जो फिलॉसफी है वो उसमें दिया गया था, प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। जैसे हमारा प्रियम्बल भी बताता है कि
फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रियम्बल में जो जो चीज़ दिया हुआ है बेसिकली दैट इज़ द जिस्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसको वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उस टाइम पे। प्रेजेंट प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अगेन ये जो एक्ट है 1947 का, इसमें क्या था कि पार्टीशन को अलाउड कर दिया गया है। अब दो अलग अलग देश होंगे, कंट्री होगा, दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगा, एक इंडिया का और एक पाकिस्तान का, ठीक है। और इसको एक्सेप्टेंस मिला था कि इसमें माउंट बैटन प्लान ऑफ इसको जून 3 प्लान भी बोलते हैं, माउंट बैटन प्लान को। इसको मैं हिस्ट्री में अलग से करवाऊंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस आपको ये बताने के लिए क्या चेंज हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। तो 3 चेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, असेंबली वॉज मेड ए फुल्ली सॉवरेन बॉडी। पहले क्या था कि देखो 1946 तक ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क तो कर रही थी, रूल्स बना रही थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, डिस्कशन हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन उस टाइम पे वॉइस रॉय जो थे अभी भी जो हेड थे कंट्री में, ठीक है। लेकिन इस एक्ट के बाद से क्या होता है ना, फुल्ली सॉवरेन, मतलब अब किसी का कोई अधिकार, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, मतलब कि समझ लो कि एक तरह से इंडिपेंडेंट हो गए। दूसरा प्रोविजन क्या था, 2 सेपरेट फंक्शंस वर असाइन टू द असेंबली। अब देखो ये काफ़ी इग्नोर करते हैं लोग, लेकिन यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसको 2 सेपरेट फंक्शन मिला था। एक फंक्शन था लेजिस्लेटिव बॉडी, जिसको चेयर कर रहे थे जीवी मावलंकर, ये आपको याद रखना है। लेजिस्लेटिव बॉडी को कौन चेयर कर रहा था, जीवी मावलंकर। और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी को कौन चेयर कर रहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेजिस्लेटिव बॉडी का काम था कानून बनाना, रूल्स रेगुलेशन एक्ट्स बनाना, और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी का काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का काम था, जो काम चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वो काम था। तो दोनों काम एक साथ हो रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, 2 सेपरेट। दोनों के चेयरमैन को आपको याद रखना, चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जीवी मावलंकर, ठीक है। और यही जो है फर्स्ट स्पीकर भी बनते हैं, आपको पता होगा, जीवी मावलंकर, जब हमारा फर्स्ट इलेक्शन होता है उसके में। और असेंबली बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, ये सब तो ऐसे ही है, कंटिन्यू टिल द, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट होता है 26 नवंबर 1949 को। उससे तक क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है एज ए पार्लियामेंट काम कर रही होती है। अब देखो यहाँ पे ये उतना है नहीं। फंक्शन परफॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या फंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली परफॉर्म कर रही थी और क्या किया उन्होंने। तो रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, याद रखना। अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन अडॉप्ट किया, कब क्या इंपॉर्टेंट है, कौन किया, कैसे किया, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया जाता है। अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24, 1950, 3 साल बाद। देखो डेट लाइन अगेन बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जामिनेशन में सवाल आता है। इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद है द फर्स्ट प्रेसिडेंट, बताया था पहले ही आपको। फाइनल सेशन जो था जनवरी 4, 1950 को हुआ था, ठीक है। हाउएवर इट कंटिन्यूड एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 26, 1950, ठीक है। जो फाइनल सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो 24 जनवरी 1950 को ख़त्म हो चुका था, लेकिन इसको कंटिन्यू रखा गया 26 जनवरी 1950 तक, 2 दिन एक्स्ट्रा। ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर किया गया था आपको, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया था, 2 दिन एक्सटेंड किया था, उसके पीछे रीज़न है कि 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का जो है डिमांड किया गया था कांग्रेस की तरफ से। तो उस डे को एज ए इंडिपेंडेंस डे मनाना, उस टाइम पे 1930 में क्या उस डे को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, ठीक है। उसी डेट की वजह से 2 दिन एक्सटेंड किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन के तैयार, मतलब इनैक्ट हो जाता है, ठीक है। और पार्लियामेंट जो है एक्चुअली में 92 में इलेक्शन, 1951 में इलेक्शन बताया था आपको हुआ था, तो 1952 तक, मतलब 1952 तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद से जो है न्यू पार्लियामेंट का गठन होता है और उसके बाद काम होती है। लेकिन 1952 से पहले तक जो है प्रोविजनल पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था वो वर्क कर रहा था अपनी तरफ से, ठीक है। टोटल सेशन कितने थे, 11 थे। टोटल टाइम कितना, 2 साल 11 महीना 18 दिन, 2 years 11 months 18 days लगा था। टोटल एक्सपेंडिचर जो है 64 लाख का खर्च हुआ था हमारे संविधान को बनाने में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखो मेजर कमेटी, यहाँ से सवाल आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार आता है यहाँ से सवाल। तो यहाँ पे आप एक ट्रिक भी बताऊंगा जैसे आपको याद रह जाए। तो सबसे पहले तो ड्राफ्टिंग कमेटी होता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन किसने ड्राफ्ट किया था, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ये हमेशा से
घिसा पीटा मतलब क्वेश्चन है तो आता ही आता है। सरदार पटेल के बारे में देखो, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज। तो फंडामेंटल राइट्स एडवाइजरी कमेटी के हेड कौन कर रहे थे? सरदार पटेल। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन? सरदार पटेल कर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र किसको कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी को जवाहरलाल नेहरू किसको हेड कर रहे थे? यूनियन पावर, जहाँ पे यूनियन लिखा है ना, यूनियन एंड स्टेट्स, एक स्टेट्स में, वहाँ पे जवाहरलाल, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर थे। तो यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी, जो स्टेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी, ये चीज़ आपको याद रखना है। सरदार पटेल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जो प्रोविंशियल थे, जैसे आपको पता होगा सरदार पटेल का जो है काफ़ी रोल रहा था जो प्रोविंसेस थे उनको एक करने में, ठीक है। जैसे हैदराबाद अलग था उस टाइम पे, ठीक है, जम्मू कश्मीर अलग था, तो उन सबको एक करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। तो उससे आप एक मतलब कनेक्ट कर लो कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को हेड कौन कर रहे थे? सरदार पटेल। और फंडामेंटल राइट्स के एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स को भी कौन हेड कर रहे थे? सरदार पटेल। तो ये आपको बस याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ, बाकी यहाँ से सवाल आते हैं। अब देखो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे, इसमें भी सवाल आते हैं। टोटल कितने? 7 मेंबर्स थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट कब इसका गठन कब किया था? अगस्त 29, 1947 को। 7 मेंबर्स थे, जिसमें कि चेयरमैन कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह। अब देखो ये तक तो, यहाँ तक तो ठीक है। सवाल एक्चुअली यहाँ से बनता है, फ्रेम होता है। दोनों में से कोई भी एक नाम दे देगा आप, एक नाम नहीं, दो मेंबर्स थे। N माधव राव थे, ही रिप्लेस्ड BL मिल्टर हु रिजाइन ड्यू टू, तबियत खराब होने की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया था। BL मिल्टर की जगह कौन आए थे? N माधव राव। और TT कृष्णामाचारी थे, ही रिप्लेस DP खैतान हु डाइड 1948 में, उनकी मौत हो जाती है, तो उसको रिप्लेस कौन करते हैं? TT कृष्णामाचारी। ये चीज़ आपको आते हैं। इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो इनैक्टमेंट था उसको देखते हैं। इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है। इसको अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर को 1949 को अडॉप्ट किया जाता है। आउट ऑफ 299 मेंबर्स ऑफ द असेंबली, ओनली 284 बट एक्चुअली प्रेजेंट ऑन दैट डे इन साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एट दैट टाइम इट कंटेन प्रियम्बल, ठीक है। क्या क्या कंटेन कर रहा था उस टाइम पे? प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स, ओरिजिनल 395 ही आर्टिकल्स थे, और 8th शेड्यूल, अभी क्या है 12 शेड्यूल है, ठीक है। ये चीज़ आपको है, लेकिन कभी एग्जामिनेशन में आपसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने शेड्यूल थे, तो आपको 8 लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। प्रियम्बल वॉज एनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड टू अलाइन विद द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद प्रियम्बल आया था। प्रियम्बल पहले, रिजोल्यूशन तो पास हुआ था पहले, लेकिन जो अभी हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट होने के बाद आया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखो इन्फोर्समेंट, ये हमेशा आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट, इसको लगा लो। सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 26, 1949 इटसेल्फ। क्योंकि देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा अडॉप्ट तो किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो इनैक्ट हुआ, जो मतलब वो रनिंग में आया, वो कौन सा? 26 जनवरी 1950 को आता है, जिसे हम रिपब्लिक डे एज ए सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कुछ प्रोविजंस जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट होने के जस्ट बाद ही उसे लॉन्च किया गया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया, ताकि जो गवर्नेंस में कोई इशू ना आए। जैसे कि वो हमेशा आता है कि कौन सा ऐसे प्रोविजंस थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्टमेंट से पहले ही लागू हो चुके थे। तो फर्स्ट जो है सिटीजनशिप है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। इलेक्शन है, इलेक्शन के प्रोविजंस जो थे, और प्रोविजनल पार्लियामेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम कर रहा था, ठीक है। टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, शॉर्ट टाइटल्स कंटेन, और ये आर्टिकल्स इन आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, ये जब आर्टिकल्स है ये पहले से इंप्लीमेंट हो चुके थे 1950 से पहले तक। लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखना है उसमें बता दे रहा हूँ आपको। तो सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये चीज़, ये 3 है ना, आपको याद रखना है, हमेशा एग्जामिनेशन में आपको दिखेगा ये चीज़। बाकी आपको बताया था कि 22 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज जो है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। और इसका जो कंसेंट था वो किस में ले गया था? लाहौर सेशन 1929 में, ठीक है। ये हिस्ट्री का पार्ट है, इसको करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अगेन वही है बाकी सब। अब देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आते हैं, देखते हैं कुछ है इंपॉर्टेंट या नहीं। एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस ऑन जुलाई 8, 1946 द कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उतना कुछ है नहीं इसमें, एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था,
और उसके मेंबर्स कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे चेयरमैन, मोहम्मद असफ अली, के एम मुंशी, एन गोपालास्वामी अयंगर, के टी शाह, डी आर गडगिल, हुमायूं कबीर एंड के संथानम। ये सब मेंबर्स थे उनके, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेंबर्स, आप बस जवाहरलाल नेहरू एज ए चेयरमैन इसको याद कर सकते हो। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कभी कभार हो सकता है सवाल यहाँ से आ जाए। एलिफेंट अडॉप्टेड एज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सिंबल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सिंबल था वो कौन था? एलिफेंट था। सर बी एन राव, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ये सब इंपॉर्टेंट है। एच वी आर अयंगर वो सेक्रेटरी टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये भी इंपॉर्टेंट है। एस एन मुखर्जी वो चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। एस एन मुखर्जी जो चीफ ड्राफ्ट्समैन की तरह थे वो। ये देखो ये सवाल बहुत बार आया है, बाकी एग्जामिनेशन में भी आता है। प्रेम बिहारी रायजादा वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था जिन्होंने, ठीक है, कैलीग्राफी किया था जिन, मतलब उन्होंने लिखा था, तो वो कौन थे? प्रेम बिहारी रायजादा। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लो। नंदलाल बोस एंड बी आर सिन्हा डेकोरेटेड एंड ब्यूटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, याद करना कर लो, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हिंदी वर्जन कैलीग्राफी डन बाय द वसंत कृष्ण वैद्य एंड इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस, हिंदी वर्जन को किसने किया था? वसंत लाल कृष्ण वैद्य ने। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बाकी इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। कुछ सजेशन देना हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हर दिन कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर आए, ठीक है, तो इसे पूरा देखो, समझो, और यहाँ से ज़्यादा इससे ज़्यादा आपसे एग्जामिनेशन में पूछा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब हाई लेवल का मैं मतलब आपको कंटेंट दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस